नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जिनसे आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी मेरे एक करीबी दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा सफर जो उन्हें जंगल के खौफनाक रहस्यों से रूबरू कराता है, जहां एक डायन का साया और भूतिया घटनाएं उनकी हिम्मत को चुनौती देती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस जंगल की सच्चाई से मिलवाने जा रही है जिसे शायद कोई नहीं समझ पाया। पर क्या आप सच को पहचान पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। पंजाब के एक दूरस्थ गांव में मैं एक हट्टा कट्टा ट्रक ड्राइवर रहता था। सालों से अपने तंदूरी रंग के ट्रक शेरे पंजाब में देश भर की यात्रा करता आया था। इस बार मेरी मंजिल थी कोलकाता, जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। लोडिंग पूरी होने के बाद मैंने रात के समय ही कोलकाता के लिए रवाना होने का फैसला किया। हवा में ठंडक थी और ट्रक की हेडलाइट्स के सामने से गुजरता अकेला रास्ता कुछ खौफनाक लग रहा था। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुककर मैंने रात का खाना खाया। ढाबे वाले ने मुझे चेतावनी दी, आगे का रास्ता खतरनाक है, रात में जंगल से गुजरने में खतरा है, कहते हैं वहां एक डायन रहती है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, डायन वायन सब बचपन की कहानियां हैं। बिना किसी डर के मैं रात को ही उस घने जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल घना था और सन्नाटे को केवल ट्रक की आवाज तोड़ रही थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। अचानक ट्रक के टायर फटने की आवाज आई। मैंने ट्रक को किनारे लगाया और टायर बदलने लगा। तभी मेरी नजर एक अजीब आकृति पर पड़ी। लंबी काली साड़ी में खुले बालों वाली एक औरत दूर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। मुझे लगा शायद ये मेरी थकान का असर था। मैंने टायर बदला और जल्दी से जंगल से निकलने की कोशिश की, पर जितनी तेजी से मैं गाड़ी चलाता, रास्ता उतनी ही बार बदल जाता। घंटों चलाने के बाद भी मैं जंगल से बाहर नहीं निकल पाया और ट्रक का डीजल भी लगभग खत्म हो चुका था। हार मानकर मैंने ट्रक में ही सोने का निर्णय लिया। रात के बीच अचानक मेरी नींद टूटी। सामने वही औरत खड़ी थी, इस बार सफेद साड़ी पहने, और उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। मेरे दिमाग में ढाबे वाले की बात घूम गई, डायन रहती है वहां। अब वह गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आवाज गूंजने लगी, तू मेरी सड़क पर आया है, अब तू यहीं रहेगा। उसने मुझ पर जादू कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी आंखें खुली रहीं, पर मैं हिल भी नहीं पाया। डायन हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और मैं पूरी रात डर से कांपता रहा। सुबह होते ही जंगल में हलचल शुरू हुई। जंगली जानवर ट्रक के आसपास घूम रहे थे। मैं ये देखकर और घबरा गया कि क्या मैं इस जंगल से कभी बाहर निकल पाऊंगा। कोलकाता की यात्रा अब एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ डायन का जादू टूट गया, पर डर अब भी मेरे दिल में बसा हुआ था। मैंने ट्रक से बाहर झांका। जंगल सुबह की धूप में थोड़ा कम डरावना लग रहा था, लेकिन दूर दूर तक बाघ और शेर घूम रहे थे। ट्रक के हॉर्न को जोर से बजाया, शायद कोई मदद मिल जाए, पर जंगल में बस जंगली जानवरों की आवाजें ही गूंजती रहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक विशाल बाघ ट्रक के करीब आ रहा है। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की से उसे देखने लगा। बाघ ट्रक को सूंघ रहा था और कभी कभी गुस्से से गरज रहा था। मुझे याद आया कि ट्रक के टूल बॉक्स में एक लोहे की रॉड रखी थी। वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही बाघ ने ट्रक पर झपटने की कोशिश की, मैंने रॉड से उसकी नाक पर जोर से मारा। बाघ गुस्से से चीखा और पीछे हट गया। इससे मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। मैंने ट्रक के टूल बॉक्स से टॉर्च, रस्सी और कुछ औजार निकाले, शायद ये टायर बदलने में मदद कर सकें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल का खतरा और बढ़ने लगा। जंगली जानवर रात में और भी आक्रामक हो जाते हैं। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स जलाईं ताकि जानवर थोड़े दूर रहें। मैंने ट्रक के अंदर ही रात बिताने का फैसला किया। हर आहट पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं अगला दिन देख पाऊंगा? क्या मैं कभी इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा? पूरी रात जानवरों के डर से जकड़ा रहा। सुबह की रोशनी ने थोड़ी राहत दी, लेकिन ट्रक का टायर अब भी पंक्चर था। टूल बॉक्स से टायर बदलने का सामान निकाल ही रहा था कि दूर से किसी की आवाज आई, आप ठीक तो हैं? आवाज एक जवान लड़की की थी। मैंने चौंक कर चारों ओर देखा।
जंगल की झाड़ियों के बीच से एक आदिवासी लड़की निकली, जिसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में तीर कमान था। उसने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। मैं इस जंगल की अच्छी जानकार हूं। मुझे उस पर थोड़ा शक हुआ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लड़की ने बताया कि जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में एक छोटा सा गांव है, जहां से ट्रक का नया टायर मिल सकता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की वापस लौटी। उसके हाथ में एक नया ट्रक टायर था। गांव के लोगों ने उनकी मदद की थी। मैंने उस लड़की को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, हम आदिवासी जंगल के बच्चों की तरह हैं। आप हमारे मेहमान हैं। हमारी मदद आपका हक है। टायर बदलने के बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जाने से पहले उसका नाम पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे मीना कहते हैं सरदार। आप ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। जंगल में अभी खतरा टला नहीं है। मीना ने मुझे एक रास्ता बताया जो जंगल से जल्दी निकलने में मदद करेगा। मैंने मीना को धन्यवाद दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मीना जंगल में वापस चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल उठा, क्या मीना वाकई मेरी मदद कर रही थी या फिर वह भी इस जंगल के भयानक रहस्य का हिस्सा थी? इन सवालों से घिरा हुआ मैं जंगल से बाहर निकलने के सिवा कोई और चारा नहीं देख रहा था। मीना के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुझे थोड़ी राहत मिली। जंगल अब थोड़ा कम घना हो गया था और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें दिखने लगी थीं। कुछ ही घंटों में मुझे उम्मीद थी कि मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो गया। मेरे सामने एक विशाल पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर जमीन में ढंसा हुआ और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। इस मंदिर के बारे में मीना ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा शायद रास्ता मंदिर के पीछे से जाता हो, तो मैंने ट्रक को मंदिर के किनारे खड़ा किया और नीचे उतर आया। मंदिर के घंटे जंग खा चुके थे, लेकिन मैंने उसे जोर से बजाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ जंगल के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा शायद यह मंदिर बंद है और मुझे किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तभी मंदिर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या रो रहा हो। मेरा दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक दीपक टिमटिमा रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को जोर से धक्का दिया। पुराना दरवाजा टूटकर खुल गया और अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के बीचों बीच एक बेदी पर एक लड़की बंधी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। लड़की मुझे देखकर रोने लगी, मुझे बचाओ, ये डायन मुझे कैद में रखना चाहती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह लड़की भी डायन के जाल में फंसी थी या फिर यह कोई और चाल थी। उसके चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। वह कमजोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन तुम कौन हो और डायन ने तुम्हें क्यों कैद किया है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम सोनिया है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने मंगेतर के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। तभी अचानक एक काली साड़ी पहने औरत सामने आ गई। उसने हमें डरा दिया और मुझ पर जादू कर दिया। मेरे मंगेतर को मार डाला और मुझे इस मंदिर में कैद कर लिया। सोनिया की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या यही वही डायन थी जिसने मुझे भी जाल में फंसाया था? सोनिया ने डरते हुए कहा, वह डायन मुझे क्या बनाना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दूं। मैं खुद इस जंगल में फंसा हुआ था और डायन के इरादों से अनजान था, लेकिन मैंने सोनिया को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। मैंने देखा कि सोनिया को मोटी रस्सी से बांधा गया था। मैंने अपने टूल बॉक्स से चाकू निकाला और रस्सी को काटना शुरू किया। तभी मंदिर के बाहर से जोरदार आवाज आई। किसी के चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मेरा दिल बैठ गया। यह आवाज डायन की थी। वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या मीना ने मुझे उसके पास भेजा था? डायन आ गई, सोनिया चीख पड़ी। मुझे मत छोड़ो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने सोनिया को शांत किया और कहा कि मैं जल्दी लौटूंगा। फिर मैं मंदिर के बाहर निकला। बाहर डायन खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मुझे पता था कि अब मुझे उससे लड़ना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ एक चाकू था,
लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। डायन मेरे सामने खड़ी थी। उसकी काली साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसके लंबे पंजे चमक रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, तो लौट आया सरदार, अब तू यहां मरेगा। मैंने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तुम्हें सोनिया को ले जाने नहीं दूंगा। डायन गुस्से से चिल्लाई, सोनिया मेरी वली है, उसे मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की? मुझे सच्चाई का पता चल गया था। डायन किसी को बलि देना चाहती थी और सोनिया उसकी शिकार थी। लेकिन मेरे पास सवाल करने का वक्त नहीं था। मैंने चाकू उठाया और डायन की तरफ दौड़ पड़ा। डायन ने तुरंत अपने पंजों से मुझ पर वार किया, लेकिन मैंने झुककर खुद को बचा लिया। उसके एक पंजे पर चाकू से हल्की चोट लगी और वह चिल्ला उठी। मुझे थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन डायन बहुत ताकतवर थी। मैंने चालाकी से उसके वारों को टालने की कोशिश की। मंदिर के आसपास की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मीना ने मुझे बताया था कि जंगल में कुछ खास पौधे होते हैं जिनके फूल डायनों के लिए जहर का काम करते हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक पौधा देखा जिसके पीले रंग के फूल खिले हुए थे। डायन से लड़ते लड़ते मैं उस पौधे तक पहुंचा। फूल तोड़कर उन्हें डायन की तरफ फेंका। फूल डायन की आंखों और मुंह में चले गए। वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर तड़पने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैंने सच में डायन को हरा दिया था। मैं सांस लेने के लिए रुका। जैसे ही मैं रुका, डायन का शरीर धीरे धीरे भाप बनकर हवा में गायब हो गया। इस भयानक अनुभव से थककर मैं मंदिर के पास गिर पड़ा। क्या यह मेरी जीत थी या सिर्फ एक छोटी जीत, जिसके बाद और भी बड़े खतरे मेरा इंतजार कर रहे थे? कुछ देर बेहोशी में रहने के बाद मेरी आंखें खुलीं। सूरज ढल चुका था और जंगल घने अंधेरे में डूब चुका था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैं अभी तक जिंदा था। डायन राख हो चुकी थी, लेकिन सोनिया का क्या हुआ? मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल और भी भयावह था। टूटी मूर्तियां और बिखरा हुआ सामान देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से यहां कोई नहीं आया था। मंदिर के बीच में वेदी थी जहां सोनिया बंधी हुई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। रस्सियां कटी पड़ी थीं, पर सोनिया गायब थी। शायद डायन के मरने के साथ ही सोनिया भी कहीं गायब हो गई। तभी मेरी नजर मंदिर के एक कोने में रखी पुरानी किताब पर पड़ी। इसके पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन मैंने बचे हुए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। किताब में उस जंगल और डायन के बारे में लिखा हुआ था। डायन सैकड़ों साल पुरानी एक तांत्रिक की पूजा में बाधा डालने वाली औरत थी। तांत्रिक ने उसे मारकर उसकी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया था। हर साल पूर्णिमा की रात को डायन को किसी की बलि की जरूरत होती थी। सोनिया भी उसी बलि का शिकार बनने वाली थी। किताब में यह भी लिखा था कि डायन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मंदिर के नीचे दबे हुए एक खास ताबीज को ढूंढना होगा। मुझे लगा यही वह तरीका था जिससे मैं इस जंगल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था। मैंने किताब संभाल कर रखी और मंदिर के नीचे खुदाई करने का फैसला किया। रात भर की मेहनत के बाद मुझे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। उसे खोलने पर एक चमकीला ताबीज मिला जिस पर संस्कृत के कुछ शब्द लिखे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार मैंने ताबीज को मंदिर के बाहर जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही ताबीज जमीन में धंसा, पूरे जंगल में भूकंप आ गया। पेड़ हिलने लगे और जमीन फटने लगी। मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ देर बाद भूकंप रुक गया, लेकिन अब जंगल का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। मंदिर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक विशाल गड्ढा बन गया था। मैं एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मुझे जेब में रखी किताब की याद आई। किताब में लिखा था कि ताबीज लगाने से डायन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सोनिया का क्या हुआ? क्या वह भी डायन के साथ ही गायब हो गई? यह सवाल मेरे मन में लगातार घूम रहा था। लेकिन अब मेरे पास जंगल से बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक की हालत भी खराब हो चुकी थी। टायर तो बदल चुके थे, लेकिन भूकंप की वजह से ट्रक का अगला हिस्सा टेढ़ा हो गया था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी तरह ट्रक को स्टार्ट कर पाऊंगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया और मैंने बिना देरी किए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। मीना ने जो रास्ता बताया था
वह भूकंप के कारण पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे रास्ता याद नहीं था, लेकिन मुझे यह पता था कि मुझे पूर्व दिशा की ओर चलना है। सूरज पूर्व में निकलता है और कोलकाता भी उसी दिशा में है। कई घंटे चलने के बाद मुझे एक पक्की सड़क दिखाई दी। मैं खुशी से उस पर गाड़ी मोड़ने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव वालों ने मेरी हालत देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जंगल से कैसे निकला। मैंने उन्हें अपने भयानक अनुभवों के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि मैं रास्ता भटक गया था। उन्होंने मेरी मदद की और मुझे कोलकाता जाने वाली मुख्य सड़क तक पहुंचा दिया। अब कोलकाता का सफर बाकी था। जंगल से निकलने के बाद भी मैं थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन अब राहत महसूस हो रही थी। मुझे यकीन था कि जल्द ही मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगा और इस भयानक जंगल को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। ट्रक पक्की सड़क पर दौड़ रहा था। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ खेत खलिहान नजर आ रहे थे। हालांकि जंगल का खौफ अभी भी मेरे दिल में गहराई से बैठा था, पर धीरे धीरे मन में राहत का एक संदेश भी फैल रहा था। आखिरकार मैं उस जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया था। गांव वालों ने बताया था कि कोलकाता पहुंचने में मुझे लगभग 2 दिन लगेंगे। रास्ते में कई शहर और ढाबे थे जहां रुककर मैं आराम कर सकता था। मैंने ट्रक का रेडियो चालू किया और पुराने पंजाबी गाने सुनने लगा। उन गीतों ने मुझे थोड़ी राहत दी। मैं जानता था कि जंगल में बिताए गए वे भयानक दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन अब मैं भविष्य की तरफ देखना चाहता था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां रुककर मैंने खाना खाया और ट्रक की हालत चेक की। भूकंप के कारण ट्रक थोड़ी क्षति का शिकार हो गया था, लेकिन किसी तरह वह चल रहा था। रास्ते में कुछ अन्य ट्रक चालकों से मुलाकात हुई। उन्होंने कोलकाता का रास्ता बताया और जंगल में आए भूकंप पर भी चर्चा की। यह सुनकर मैं चौंक गया कि जंगल में आए भूकंप की खबर आसपास के इलाकों में फैल चुकी थी। दूसरे दिन शाम के समय मैं एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां की चमचमाती रोशनी और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को देख मुझे कोलकाता की झलक मिल रही थी। अगले दिन मैं कोलकाता के लिए रवाना हो गया। रास्ते में रेडियो पर खबर आई कि जंगल में हुए भूकंप के बाद कई लोगों को बचाया गया है। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या सोनिया भी उन बचाए गए लोगों में से एक थी? जंगल से निकलने से पहले मुझे सोनिया का कोई सुराग नहीं मिला था। कोलकाता पहुंचते ही मैंने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि बचाए गए लोगों को कहां रखा गया है। जब मुझे पता चला कि बचाए गए लोगों में सोनिया हो सकती है, तो मेरे दिल में उम्मीद जगी। कोलकाता की उमस भरी गर्मी जंगल की नमी से बिल्कुल अलग थी। शहर की ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार वाली जिंदगी कुछ पलों के लिए जंगल की भयावहता को भुलाने में सफल हो रही थी। सरकारी दफ्तर में लंबी कतार के बाद मेरी बारी आई। मैंने वहां के क्लर्क को जंगल और भूकंप के बारे में बताया और पूछा कि क्या सोनिया नाम की किसी लड़की की जानकारी है। क्लर्क ने रजिस्टर देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया। सोनिया का कोई नाम बचाए गए लोगों में दर्ज नहीं था। क्लर्क ने मुझे अस्पताल जाने की सलाह दी, जहां कुछ घायल लोगों को भर्ती किया गया था। उम्मीद की किरण लिए मैं अस्पताल की ओर रवाना हुआ। अस्पताल के वेटिंग रूम में मरीजों की लिस्ट देखी, लेकिन सोनिया का नाम वहां नहीं था। हताश होकर मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक लड़की बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे मिली थी, जिसे याद नहीं आ रहा था कि वह जंगल में कैसे पहुंची। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। क्या यह लड़की सोनिया हो सकती थी? डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया गया है, लेकिन अस्पताल के नियमों के कारण अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। सोनिया का सुराग न मिलने पर मैं निराश हो गया, लेकिन डायन के खत्म होने का एक अजीब सा संतोष था। हालांकि जंगल और डायन की कहानी ने मेरे मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। क्या सच में जंगल में कोई डायन थी, या यह मेरे भ्रम का हिस्सा था? और मीना ने मेरी मदद क्यों की? इन सवालों का जवाब ढूंढने की जिद मुझे फिर से जंगल की ओर खींच रही थी, लेकिन जंगल वापस जाने का विचार बेहद खतरनाक था। कोलकाता में कुछ दिन रुककर मैंने विद्वानों से मिले तांत्रिक मंत्र का अध्ययन किया। शहर की चकाचौंध के बावजूद मेरी रातें जंगल की डरावनी यादों में डूबी थीं। हर रात मुझे डायन की खौफनाक हंसी और सोनिया की चीखें सुनाई देती थीं। एक रात मैंने सपने में देखा कि जंगल के बीच एक सफेद रोशनी चमक रही है और उसके पास एक महिला खड़ी है। उसने कहा, मैं सोनिया हूं,
मुझे बचा लो। इस सपने ने मेरे जंगल लौटने के फैसले को और मजबूत कर दिया। मैंने ट्रक की मरम्मत करवाई, जरूरी सामान इकट्ठा किया और विद्वानों से मिले ताबीज को गले में पहन लिया। कोलकाता से निकलते वक्त मेरे मन में कई सवाल थे। क्या जंगल में वापसी मेरे लिए जानलेवा साबित होगी? क्या मैं सोनिया को ढूंढ पाऊंगा? और क्या मैं तांत्रिक मंत्र का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा? इन सवालों के जवाब मुझे जंगल की गहराई में मिलने वाले थे। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया और जंगल की ओर चल पड़ा। रियर व्यू मिरर में कोलकाता की चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। इस यात्रा में अनिश्चितता और खतरे भरे थे, लेकिन मुझे सच का पता लगाने और सोनिया को बचाने की धुन और भी आगे खींचे जा रही थी। कई दिनों के सफर के बाद मैं जंगल के पास पहुंच चुका था। सूरज ढलने लगा था और जंगल का वातावरण पहले से भी अधिक भयानक लगने लगा था। हवा में टहनियां झूम रही थीं और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पिछली बार के खौफनाक अनुभवों को याद करते ही मेरे हाथ हल्के से कांपने लगे, पर मैंने गहरी सांस ली और खुद को साहस दिलाया। इस बार मेरे पास तांत्रिक मंत्र का सहारा था। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। पिछली बार जहां जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, अब एक रहस्यमय शांति थी, मानो जंगल मेरी वापसी का इंतजार कर रहा हो। रात होने पर मैंने जंगल के किनारे डेरा डाल लिया। सन्नाटे के बीच मैंने तांत्रिक मंत्र का जाप करना शुरू किया। विद्वानों ने मुझे बताया था कि मंत्र का जाप करते समय ताबीज को हाथ में पकड़े रहना जरूरी है। कुछ देर मंत्र जपने के बाद मुझे अजीब सी अनुभूति हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। मैंने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। रोशनी की ओर खिंचाव महसूस करते हुए मैंने अपना डेरा समेटा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे किसी जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं महसूस हुआ, मानो जंगल मेरे लिए रास्ता बना रहा हो। कुछ देर बाद मैं एक खाली जगह पर पहुंचा। वहां जमीन पर एक चमकदार सफेद रोशनी फैली हुई थी। रोशनी के बीचों बीच वह औरत खड़ी थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। सोनिया, मैंने उसे पुकारा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, तुम आखिरकार आ ही गए, सोनिया बोली। यह सच में वही थी, लेकिन वह जमीन से कुछ ऊपर तैर रही थी और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसे हवा में तैरते देख मैं हैरान था। मेरे दिल में डर और खुशी का मिश्रण था। तुम कैसे? मेरी आवाज कांप रही थी। सोनिया धीरे धीरे जमीन पर उतरी और बोली, तुमने जो तांत्रिक मंत्र जपा, उससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मैं डायन नहीं थी, बल्कि एक साधारण लड़की जिसे डायन ने फंसा लिया था। उसने बताया कि डायन जंगल में रहने वाले एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा को कैद करना चाहती थी, लेकिन तांत्रिक की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए डायन ने उसकी जगह सोनिया को फंसा लिया था। मौत के बाद उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं डायन से तो लड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह किसी और को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, डायन अब कहाँ है? सोनिया ने उदास स्वर में कहा, जब जंगल में भूकंप आया तो उसकी तांत्रिक शक्तियां खत्म हो गईं। अब उसकी आत्मा भी जंगल में भटक रही होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पूछा, अब तुम क्या करोगी? सोनिया मुस्कुराई और बोली, अब मैं शांत हो जाऊंगी, शायद स्वर्ग जाऊंगी या फिर कहीं और। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसने मुझे गले लगाया और वह एक हल्की ठंडी हवा जैसा महसूस हुआ। अलविदा। सोनिया धीरे धीरे सफेद रोशनी में घुलकर गायब हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं जमीन पर बैठ गया। सोनिया की बातें मेरे दिमाग को झकझोर रही थीं। जंगल के रहस्य धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। मीना का असली मकसद क्या था? क्या वह भी जंगल के रहस्यों से जुड़ी हुई थी? सोनिया के जाने के बाद जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अब वह भयावह खामोशी नहीं थी, बल्कि एक तरह का सुकून महसूस हो रहा था। मैं सोनिया की बातों पर विचार कर रहा था। अब मुझे मीना के व्यवहार में कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उसने जंगल के खतरों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था और उस पुराने रास्ते से लेकर गई थी जो अब भूकंप के कारण बंद हो चुका था। क्या मीना भी डायन नहीं, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा है?
इसका जवाब जानने के लिए मुझे मीना से मिलना जरूरी था, लेकिन वह कहाँ होगी? जंगल से निकलने के लिए मुझे एक नया रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि पुराने रास्ते से तो वापसी मुमकिन नहीं थी। तभी मुझे अपनी जेब में रखा ताबीज याद आया, जो गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। मैंने ताबीज को हथेली पर रखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ताबीज से एक हल्की किरण निकल रही है, जो पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अब मेरे सामने सबसे बड़ा काम मीना को ढूंढना था। बाहर निकलते ही मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई और मीना के बारे में भी जानकारी दी। कुछ दिन बाद पुलिस ने खबर दी कि उन्होंने मीना को ढूंढ लिया है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो एक बड़ा झटका लगा। मीना जेल में थी। उस पर चोरी का आरोप था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम जंगल के रहस्यों को जानती थी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ मैं जानती थी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे डर था कि जंगल की बुरी शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने आगे बताया कि उसने मुझे उस पुराने रास्ते से इसलिए भेजा था क्योंकि उसे लगा था कि शायद वह रास्ता मुझे जंगल से निकालने में मदद करेगा, लेकिन भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। मीना की बातें सुनकर मुझे अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शायद वह वाकई मेरी मदद करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसकी जांच की और उसे निर्दोष पाया। वह जेल से रिहा हो गई। हमने फिर से कोलकाता लौटने का फैसला किया। रास्ते में मैं जंगल की तरफ देखता रहा और महसूस किया कि अब वह उतना डरावना नहीं लगता। कोलकाता पहुंचने के बाद मैंने ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया। जंगल के अनुभवों ने मुझे अंदर से हिला दिया था। मीना ने एक नर्सिंग होम में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद मुझे मीना का एक खत मिला। उसमें लिखा था कि वह गांव की बीमारी से जूझ रही है और उसे मेरी मदद चाहिए। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। शायद जंगल के उन भयानक अनुभवों ने मुझे लोगों की मदद करने का एक नया रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों, यह थी मेरी असली भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी का अंत भले ही जंगल के सभी रहस्यों को उजागर न करता हो, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी डर की वजह से हम सच को पहचान नहीं पाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी भूतिया और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रह सके। अगली बार फिर से हम आपको लेकर चलेंगे एक और खौफनाक सफर पर। तब तक सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कौन जानता है अगला रहस्य आपके आसपास ही हो सकता है।